नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लोफाइल डिजिटल सेंटर पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह मैं एनटीपीसी का मॉक टेस्ट सोल्यूशन लेके आया हूं। उसको डिफरेंट अप्रोचेस से करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एक कॉपर चैरियट ऑफ हड़प्पा टाइम्स वाज डिस्कवर्ड एट। हड़प्पा काल में ताम्र निर्मित रथ खोजा गया था। का यह पूछा गया है कि हड़प्पाकालीन जो रथ है वो कहां से खोजा गया था। तो वो खोजा गया था दायमाबाद से। और दायमाबाद जो है, दायमाबाद ये है महाराष्ट्र में। कहां पर है बच्चों, ये बात ध्यान रखनी है। ये कहां पर है, ये महाराष्ट्र में है। ये बात आपको यहां से ध्यान रखनी है। अब स्टेट की मैं महाराष्ट्र की आपसे बात करूं तो महाराष्ट्र से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। महाराष्ट्र से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र जो स्थापना होती है, महाराष्ट्र की स्थापना होती है 1 मई 1960 को। 1 मई 1960 में इसकी स्थापना होती है। और ये लैंग्वेज के हिसाब से बनने वाला, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बना हुआ स्टेट था। इसी के साथ एक और राज्य का जन्म हुआ था। उस राज्य का जो नाम है, वो राज्य कौन सा है बच्चों? गुजरात। गुजरात का भी जो जन्म होता है 1 मई 1960 को होता है। भाषा के नाम पर बना पहला जो राज्य था, फर्स्ट स्टेट ऑफ अकॉर्डिंग लैंग्वेज, फर्स्ट स्टेट डेवलप्ड अकॉर्डिंग लैंग्वेज, कौन सी थी बच्चों? मेरे साथ सारे बच्चे बोलेंगे। तो वो कौन सी थी? वो थी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ये बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आंध्र प्रदेश कब बनी थी बच्चों? 1953 में। और जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है अनशन पर रहते हुए, उनका क्या नाम था? 58 दिन तक अनशन पर रहते रामल्लू। उस व्यक्ति का क्या नाम था जो अनशन पर रहते? रामल्लू। रामल्लू कितने दिनों तक अनशन पर थे बच्चों? 58 दिन तक ये अनशन पर रहते हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश का गठन होता है। आंध्र प्रदेश से अभी हाल ही में जो 2014 में जो राज्य अलग हुआ है, उस राज्य का नाम क्या है बच्चों? उस राज्य का नाम है तेलंगाना। और इन दोनों राज्यों में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है? तेलुगु बोली जाती है। तो ऐसे ही करके भाषा के नाम पर बना हुआ राज्य कौन सा है? गुजरात। और गुजरात में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है बच्चों? तो गुजरात में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो बोली जाती है गुजराती। ठीक है। महाराष्ट्र में कौन सी बोली जाती है बच्चों? मराठी। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है, कैपिटल कौन सी है बच्चों? मुंबई। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है बच्चों? मुंबई है। और मुंबई को कहा जाता है 7 आइसलैंड सिटी, 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बच्चों? 7 आइसलैंड सिटी, 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है। और कभी कभी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि सर हमें बताओ कि 7 माउंटेन सिटी कौन सी। मैं नोट बनाकर इसको अलग से बता रहा हूँ आपको कि 7 माउंटेन सिटी कौन सी है बच्चों। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तब आपको आंसर क्या करना है। ये बात आपको ध्यान रखने वाली बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 7 माउंटेन सिटी, 7 माउंटेन से मतलब है 7 पर्वतों का शहर। हम जब पहली बार इस क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ेंगे, पता है हम आंसर क्या करेंगे? मुंबई करके आएंगे। लेकिन हमारा आंसर ये गलत है एकदम। तो 7 पर्वतों का शहर, 7 पर्वतों का शहर मुंबई को नहीं कहा जाता है। ये 7 द्वीपों का शहर है। ये क्या है बच्चों? 7 द्वीपों का शहर है। इसे कहते हैं द्वीप। और हम जो बात कर रहे हैं 7 पर्वतों की बात कर रहे हैं। तो 7 पर्वतों का जो शहर है वो है रोम। रोम किस राज्य की किस देश की राजधानी? यह है इटली की कैपिटल है। इटली की कैपिटल है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके काम की, तो इसे याद आप रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? ट्रूथ इज अल्टीमेट रियलिटी एंड इट इज गॉड। तो ये कहने वाले कौन थे? M.K. गांधी। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। M.K. गांधी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। अब आपको एक महात्मा गांधी जी के बारे में एक शानदार फैक्ट बताता हूं आपको। महात्मा गांधी जी के बारे में कई लोगों का नेगेटिव मानना है, कईयों का पॉजिटिव। एक मैं एज ए सिटीजन हम सोचते हैं, इंडियन सिटीजन होने के नाते एक बात सोचते हैं हम लोग कि आप एक बात सोचिएगा, आप मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी के बारे में लोग कुछ पॉजिटिव भी बोलते हैं, कुछ नेगेटिव भी बोलते हैं। ठीक है। देश के पिता
जो देश के नेशन के जो फादर कहे जाते हैं गांधी जी, एक बार उनकी वेशभूषा को आप देखिएगा, पूरे जीवन भर वो भारतीय खादी वस्त्रों में रहे। और एक तरफ हम मोहम्मद अली जिन्ना को देखते हैं, आप सिंगल फोटो उनकी आप ये नहीं बता पाओगे कि पूरे जीवन काल के दौरान वो सूट पैंट के अलावा कोई भी जनरल ड्रेस में आपको कभी वो दिखे हैं या किसी देसी वेशभूषा में वो दिखे हों। वो हमेशा आपको दिखेंगे सूट वूट पहने हुए, हाथ में सिगार लिए हुए। क्या गांधी जी कम अमीर व्यक्ति थे? नहीं, गांधी जी के पास कोई पैसे की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने देशवासियों की वेशभूषा को अपनाया और देशवासियों की वेशभूषा के अकॉर्डिंग उन्होंने कार्य किया और देसी चीज़ों का उन्होंने हमेशा से ही सपोर्ट किया था। इससे बात से समझ आती है कि वो अपने देश के प्रति कितने समर्पित थे। और एक तरफ मोहम्मद अली जिन्ना थे जो कभी हमारे देश की चीज़ों को अपना नहीं पाए और अपने एक अलग ही देश बना लेते हैं। तो इससे हमें पूरी बात समझ में आती है कि महात्मा गांधी कितनी बड़ी शख्सियत के धनी थे। ऐसे नहीं थे ये कोई गरीब व्यक्ति थे, ये बाहर से एडवोकेट यानी लॉयर की पढ़ाई करके आए थे। चाहते थे तो पूरा जीवन भारत के बाहर बिता सकते थे, लेकिन इन्होंने ठाना कि हमारा जो जीवन है यानी गांधी जी का जो जीवन है पूरा अपने देश के प्रति समर्पित रहेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रविंद्रनाथ टैगोर देखते हैं, स्वामी विवेकानंद, ये अपने राधा कृष्णन, ये सारे लोग बहुत बड़ी शख्सियत के धनी हैं। जैसे मैं रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में बात करता हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जो है बच्चों भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता है। मैं यहाँ पे बताता हूँ रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर वह व्यक्ति हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जो फर्स्ट नोबेल जीतते हैं, फर्स्ट नोबेल विनर फ्रॉम इंडिया। किसमें जीतते हैं? लिटरेचर में जीतते हैं। क्या सर महात्मा गांधी को नहीं मिला था? महात्मा गांधी के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी इनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट नोबेल विनर फ्रॉम इंडिया, लिटरेचर में इन्होंने पहला नोबेल जीता था। और कब जीता था? 1930 में। आपको एक और बता दूं, ये फर्स्ट एशियन यानी कि नॉन यूरोपियन व्यक्ति बने थे। फर्स्ट नॉन यूरोपियन व्यक्ति बनते हैं और फर्स्ट एशियन व्यक्ति बनते हैं। फर्स्ट एशियन पहले एशिया के व्यक्ति बने। किस में बने बच्चों? लिटरेचर में बने। साहित्य में एशिया की तरफ से पहला नोबेल जो जीतने वाले थे वो कौन थे? वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। आजकल हम टैगोर के बारे में बात करते हैं, जैसे मैंने कहा आपकी कोई निजी स्कूल है, कोई पास में आपके स्कूल है, तो अब स्कूल को जब मैंने कहा कि आप टैगोर स्कूल से पढ़े हो तो टैगोर के नाम से एक अलग ही रेस्पेक्ट आती है शिक्षा के क्षेत्र में। तो इनके ये बहुत ही बड़ी शख्सियत के धनी थे। आप इस बात से समझ सकते हैं कि आप किसी आप खुद अभी कभी टैगोर स्कूल से पढ़े हो या आपके कोई पड़ोस में स्कूल है या कोई आपका फ्रेंड जब टैगोर स्कूल की बात करता है, वो कहता है कि मैं टैगोर स्कूल से पढ़ के आया हूँ, तो आपने मन में एक वर्चस्व बनता है कि अच्छा डेफिनेटली एक अच्छा स्कूल रहा होगा क्योंकि ये रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर है। ठीक है, अब एक और मैं बात बता दूं नोबेल से रिलेटेड ही। गांधी जी को 5 टाइम नॉमिनेटेड किया गया था। 5 टाइम्स नॉमिनेटेड किया गया था। किसके लिए नॉमिनेटेड किया गया था बच्चों? तो 5 टाइम नॉमिनेटेड किया गया था नोबेल के पुरस्कार के लिए, और वो भी किस में बच्चों? पीस में। लेकिन मिला एक भी बार नहीं था। मिला कितनी बार भी नहीं था? एक भी बार नहीं था, क्योंकि हम जो अंडर में काम कर रहे थे, अंडर ऑफ इंग्लिशमैन यानी कि अंग्रेजों के अंडर में काम कर रहे थे। अगर अंग्रेजों के अंडर में ये चीज़ अवार्ड शांति के लिए दे दिया जाता तो उनका विश्व में पूरी तरीके से बहिष्कार होने लग जाता, क्योंकि आप लोग कैसे अत्याचार अंग्रेज लोग इंडियंस पर कैसे अत्याचार करें तभी तो शांति बनाई जाएगी। शांति बनाने के लिए पहले शांति का उल्लंघन होना जरूरी है, अशांति होना वहाँ पर जरूरी है। तो इस वजह से हम समझ सकते हैं कि अंग्रेजों की वजह से इनको कभी भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन इन्हें 5 बार नॉमिनेटेड किया गया था महात्मा गांधी जी को। ठीक है, आगे चलते हैं। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो सरदार भगत सिंह ने ये स्थापित की थी। ये बात इनके बारे में ध्यान रखनी है। सरदार भगत सिंह। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में होती है? ठीक है, तो जो गर्दन में जो ग्रंथि होती है वो होती है थायराइड बच्चों, यानी कि अब 2 होती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अब 2 जो ग्रंथि होती है यानी थायराइड जो ग्रंथि होती है वो कौन सी ग्रंथि होती है? जो गर्दन में पाई जाती है। आप देख पा रहे होंगे ये जो ग्रंथि होती है यहाँ पर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? थायराइड पाई जाती है। ठीक है, आओ नेक्स्ट चलते हैं। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य
कारण क्या है। जैसे जो डेवलपिंग कंट्री होती हैं, हमारे देश लेस डेवलप्ड जो कंट्री हैं, मैं अपने देश की एक बात करूं तो हमारे देश में सबसे बड़ी जो समस्या, जो अमीर अमीर बनता जा रहा है और गरीब गरीब बनता है, आय की असमानता का होना। एक व्यक्ति बहुत अधिक आय इनकम जनरेट कर रहा है, एक व्यक्ति क्या बहुत ही कम आय जनरेट करता है। तो इससे बात समझ में आती है कि दोनों बारे में गरीब जो देश है, जो गरीब होता है वो चला जाता है, उसके पीछे मुख्य जो कारण होता है आय में असमानता का होना, इनकम इनइक्वलिटीज़ का होना। आय में जब इनइक्वलिटी आती है या कमी, आय में असमानता जब आती है, इनकम में असमानता जब पैदा होती है, तो उस वजह से देश की जो ग्रोथ है वो कम होती चली जाती है, क्योंकि कुछ लोग ही ग्रोथ करते हैं। जैसे मैं अपनी फैमिली की बात करता हूँ, आप अपनी फैमिली की जब बात करते हैं, एक व्यक्ति है, एक फैमिली में 10 लोग हैं और 10 कमाने वाले, एक 1 लाख कमाता है, एक कम कमा रहा होता है, तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है, लड़ाई झगड़े स्टार्ट होते हैं, तू ज़्यादा कमा रहा है या कम कमा रहा है। तो इसे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू में जब हम देखते हैं तो चीज़ें बिगड़ने लगती हैं और देश की या घर की किसी की वो जो ग्रोथ रेट होती है वो कम होने लग जाती है। तो अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है आय में असमानता, यानी इनकम इनइक्वलिटी। भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ था? भारत जो संयुक्त राष्ट्र में शामिल होता है 1945 में, और संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन की जो स्थापना भी 1945 में ही होती है। यूएन जो एस्टेब्लिशमेंट होता है, यूएन एस्टेब्लिश्ड जो होता है बच्चों, वो कब होता है? 1945 में होता है। ठीक है, अब जो ये जहाँ पर इसका मुख्यालय है वो कौन सा देश है? वो यूएस है, यानी कि अमेरिका में इसका क्या है? मुख्यालय। ये बात आप लोग ध्यान रखना। और स्थापना इसकी कब हुई थी? 1945 में हुई। तो भारत भी इसका सदस्य जो बन गया था, भारत 1945 में यूएन का सदस्य बन गया था, सदस्य बन गया था। ठीक है, आओ नेक्स्ट चलते हैं। तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है, द पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ गेस्ट्रोस्टेशनरी सैटेलाइट इज, तो इसकी 23 आवर्स में अप्रॉक्स होती है। तो आंसर हम यहाँ क्या लिखेंगे? 24 आवर्स लिखेंगे बच्चों। कितनी होती है? 24 आवर होती है। ठीक है, आओ आगे चलते हैं। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र से में दिया गया है? ग्रैमी जो पुरस्कार है ये संगीत क्षेत्र में दिया जाता है बच्चों। किस क्षेत्र में दिया जाता है? म्यूजिक, यानी कि संगीत पुरस्कार, संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार जो स्टार्ट होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ग्रैमी अवार्ड कब स्टार्ट हुआ था। ग्रैमी जो अवार्ड है, मैं आपको बता दूं, ये म्यूजिक से रिलेटेड होता है। ये किससे रिलेटेड होता है? म्यूजिक से रिलेटेड होता है। म्यूजिक से रिलेटेड होता है और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये बिगिन कब हुआ था, यानी कि स्टार्ट कब हुआ था। ये आपको कमेंट बॉक्स में बच्चों बताना है। अगर पृथ्वी घूर्णन रोक दे तो इसकी सतह पर गुरुत्वाकर्षण जो है, ग्रेविटेशन जो है वो क्या होगा? वो एक्चुअली में क्या है? लगातार बढ़ता हुआ चला जाएगा। क्या होगा? बढ़ता हुआ चला जाएगा, सर्वत्र बढ़ जाएगा। इंक्रीज एवरीवेयर। अगर पृथ्वी घूर्णन रोक दे तो इसकी सतह पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होगा? तो ये सर्वत्र बढ़ जाएगा, इंक्रीज एवरीवेयर। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ये सी मत कर देना, कई लोग सी के भ्रम में आ जाएंगे। सी नहीं है, डी आंसर है इसका। ताजमहल की रूपरेखा किसके द्वारा बनाई गई है? तो ताजमहल की जो रूपरेखा है, उस्ताद ईसा, उस्ताद अहमद लाहौरी, 2 व्यक्तियों का नाम आता है। तो यहाँ पे तो हम आंसर कर देंगे उस्ताद ईसा। तो ताजमहल को जानते हैं, आओ। ताजमहल, ताजमहल जो स्थित है भारत में स्थित है और भारत के आगरा शहर में स्थित है। आगरा कहाँ पे स्थित है बच्चों? ये आगरा में स्थित है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आगरा में स्थित है। आगरा में स्थित है। आगरा किस राज्य में स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा सिटी की जो स्थापना करता है वो कौन होता है बच्चों? सिकंदर लोदी होता है, सिकंदर लोदी। ठीक है, ये बात याद रखना। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ आगरा फोर्ट, क्योंकि आगरा नाम से आया भैया, आगरा सिटी है, अगर आगरा फोर्ट आ गया तो आगरा फोर्ट में नाम आता है अकबर का। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते जा रहे हैं आपके। आगरा सिटी, सिकंदर लोदी, आगरा फोर्ट, अकबर। ठीक है, अब आगरा में क्या स्थित है बच्चों? ताजमहल स्थित है। क्या स्थित है? ताजमहल। ताजमहल किस रिवर पे बना हुआ है? तो रिवर है यमुना। किस रिवर पे बना हुआ है बच्चों? यमुना पर। अब इसके फाउंडर कौन कहे जाते हैं? जो नहीं, किस राजा के अंडर में काम हुआ था? तो ये अंडर में काम हुआ था शाहजहां। शाहजहां की जो बेगम थी, जिसकी याद में ये बनवाया था, बेगम का क्या नाम था बच्चों? मुमताज। इसको बनने में कितना टाइम पीरियड लगता है? तो टाइम पीरियड जो लगता है वो लगता है 20 वर्ष।
इसको 20 ईयर यानी 20 ईयर्स ताजमहल को बनने में लगे थे। ठीक है, इसके जो मेन आर्किटेक्चर या आर्किटेक्ट या वास्तुकार जो कहे जाते हैं, आर्किटेक्ट जो कहे जाते हैं, इसके मेन जो आर्किटेक्ट कहे जाते हैं वो कौन कहे जाते हैं? उस्ताद अहमद लाहौरी। लेकिन यहाँ पे क्या नाम दे रखा है? उस्ताद अहमद लाहौरी। और जो मेन देख रेख का काम किया उस्ताद ईशान, लेकिन अहमद जो लाहौरी साहब का ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या करेंगे? उस्ताद ईशा। बात समझ में आई कि नहीं? यही तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है ताजमहल से रिलेटेड। ये सारी इन्फॉर्मेशन किससे है? ताजमहल से रिलेटेड। और यूनेस्को लिस्ट में एक और बात याद रखना, यूनेस्को लिस्ट में ताजमहल को शामिल किया गया था 1983 में। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे एग्जाम में कई बार पूछी गई है, तो ये हमें यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दांतों के क्षय को कम करने के लिए अधिकतर टूथपेस्ट में घटक होता है। टूथपेस्ट में जो घटक डाला जाता है वो कौन सा होता है? फ्लोराइड होता है बच्चों। कौन सा होता है? फ्लोराइड होता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन होता है, फ्लोराइड डाला जाता है। चलो नेक्स्ट 42 नंबर का करते हैं। रोहतांग दर्रा अवस्थित है। हमसे पूछा गया है कि रोहतांग दर्रा कहाँ है। देखो, एक क्वेश्चन में आपको कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करते हैं। कैसे? एक मैंने कहा दर्रा, दर्रे को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग पास या पासेज। पासेज का मीनिंग क्या होता है? एक मीनिंग क्या होता है बच्चों? वैली। वैली यानी कि घाटी क्या होती है। एक होता है डेल्टा। ये डेल्टा क्या होता है? इन पर्टिकुलर जो शब्दावली है ज्योग्राफी की, इसके बारे में हम लोग डिस्कस बच्चों करने वाले हैं कि किस तरीके से इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम किस तरीके से इनका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, आओ चलते हैं। जैसे दर्रा कहा, दर्रा का मतलब क्या होता है? पहाड़ों के बीच, माउंटेन्स के बीच, पहाड़ों के मध्य बना हुआ रास्ता। पहाड़ों के मध्य बना रास्ता, पहाड़ों के मध्य बना रास्ता। ये सकरे, जैसे मैंने कहा ये पहाड़ है और इनके बीच कोई संकरा रास्ता है। रास्ता कैसा है? सकरा, जैसे पगडंडी जिसको बोलते हैं, स्ट्रीट, बहुत ही सकरा रास्ता होता है पहाड़ों के मध्य। ठीक है, दूसरा आता है घाटी। घाटी ऐसा शहर या ऐसी जगह जो पहाड़ों के मध्य बसी हुई है। जैसे आपने बहुत बार एक वर्ड को देखा होगा, कश्मीर घाटी। ऐसे वर्ड बच्चों आपने सुने होंगे, कश्मीर घाटी जैसे टाइप के वर्ड। तो हमेशा कश्मीर के आगे वो कश्मीर या घाटी, कश्मीर के बाद जो वर्ड यूज किया जाता है वो घाटी वर्ड यूज किया जाता है। बहुत सारे आपने न्यूज़पेपर में ये सुना होगा, बहुत बार सुना होगा ये कहानी आपने। तो घाटी ऐसी जगह है जहाँ पीपल निवास करते हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल होता है, कॉलेजेस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम काम यहाँ पर कर रहा होता है। लेकिन दर्रा क्या होता है? एक सकरा सा रास्ता होता है, ऐसे सकरा सा रास्ता होता है। साइडों में क्या होते हैं? इनके पहाड़ होते हैं। दूसरा आता है डेल्टा। डेल्टा को हम एक नाली के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि कोई नाली बह रही है, ऐसे नाली बह रही है, अब इसका पानी ऐसे करके जा रहा है। अब पानी करके जो नाली में जो कचरा आता है वो एक जगह इकट्ठा हुआ, धीरे बढ़ता हुआ बहुत बड़ा स्थान बना लेता है, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो कौन है? कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा है। कौन सा डेल्टा है? सुंदरवन का डेल्टा है। और सुंदरवन का जो डेल्टा है इसे कौन बनाता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी इस डेल्टा को बनाती हैं। ये बात आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? चलो आओ। तो रोहतांग जो दर्रा है बच्चों कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश की कितनी राजधानी और कौन कौन सी हैं। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल कौन कौन सी हैं और कितनी कैपिटल हैं, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। चले नेक्स्ट, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन लोग चलते हैं। ये देखिए भैया, द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाई। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, किसके माध्यम से किया गया था? बी आर अम्बेडकर, बी आर संथानम द्वारा, बी एन राव द्वारा, बी के एम मुंशी द्वारा। तो ये जो रूपरेखा तैयार की गई थी ये बी आर अम्बेडकर के द्वारा की गई थी बच्चों। किनके द्वारा की गई थी? भीमराव अम्बेडकर के साथ। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष भी रहते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे बच्चों? प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? भीमराव अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर जिन्हें हम जानते हैं, बी आर अम्बेडकर। हमारा जो 26 जनवरी 1950 हम गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक डे मनाते हैं, और जो हमारा रेडी हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन बनके वो 24 जनवरी 1950 को हो जाता है रेडी, एकदम फुली प्रिपेयर्ड हो जाता है। इसको कॉन्स्टिट्यूशन को जो बनने में समय लगता है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में समय लगता है 2 ईयर 11 मंथ
और 18 डेज। और आपको करंट में वो कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें मनी धन कितना खर्च होता है। आपको क्या बताना है कि धन कितना बच्चों खर्च हो जाता है। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जो पैगंबर किसे कहा जाता है, ये हमसे पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय मॉडर्न भारत के निर्माता भी कहे जाते हैं। मॉडर्न इंडिया के क्या कहे जाते हैं, ये निर्माता। आधुनिक भारत के क्या कहे जाते हैं बच्चों, निर्माता कहे जाते हैं। ये निर्माता कहे जाते हैं। कौन कहा जाता है, राजा राम मोहन राय। राजा की जो उपाधि जो जिस व्यक्ति ने दी वो किसने दी थी, वो दी थी अकबर सेकंड ने बच्चों। किसने दी थी, अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। राजा की उपाधि दी थी। ये बात आप लोग यहाँ से इनके बारे में ध्यान रखिएगा। अकबर सेकंड ने क्या दिया था, इसको राजा की उपाधि दी थी। और एक बात ध्यान रखना, बंगाली भाषा का जो न्यूज़पेपर था संवाद कुमुदी, बंगाल भाषा का, बंगाल लैंग्वेज का, बंगाल भाषा का संवाद कुमुदी नामक जो न्यूज़पेपर था वो इन्हीं के द्वारा चलाया गया था, संवाद कुमुदी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें। तो आंसर ये याद रखिएगा। बाकी हम इनके बारे में भी बात कर चुके हैं और इनके बारे में जानकारी अपन ले चुके हैं। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन है बच्चों, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं इनके लेखक साहब। वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का अर्थ होता है, ये हमसे पूछा गया है। देखो सुनिएगा, बैंकों में वाणिज्यिक यानी कमर्शियल जो बैंक है उसमें गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी कि असेट, नॉन परफॉर्मिंग असेट किसे कहा जाता है। नॉन परफॉर्मिंग असेट क्या होती है, जो कि जिनका हमने किसी को दी और उनसे इंटरेस्ट के तौर पे 90 डेज लेके चलते। वैसे मैं मोटा मोटा समझाऊंगा आपको एक लोकल लैंग्वेज में कि जिनसे ब्याज हमें कोई प्राप्त नहीं हो रहा है। हमने असेट दिया, कोई भी चीज़ दी, हमने किसी को मनी दी, असेट दिया, तो उसके बदले हमें कोई रिटर्न की प्राप्ति नहीं होती, वो नॉन परफॉर्मिंग असेट होते हैं। चलो इसके पॉइंट ऑफ इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कमर्शियल बैंकों के लिए। तो कमर्शियल बैंक क्या कहती है, बैंक डिपॉजिट विच आर नॉट इन्वेस्टेड। नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कैपिटल असेट नॉट इन यूज, कैपिटल जो असेट्स होती हैं वो यूज नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है जैसे आपके पास कंप्यूटर, आपने कोई कैपिटल असेट लिया और उसका यूज नहीं हो रहा, तो ये नॉन परफॉर्मिंग नहीं होगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका यूज लेते हैं कि नहीं लेते। लोन इन विच इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट इज, ये कहना चाह ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती, कम ब्याज वाले ऋण, लो इंटरेस्ट, यानी कि ऋण जिन पर, जैसे लोन दिए हमने या कोई असेट दिया और लोन दिया उस पर कोई भी हमें धन की प्राप्ति नहीं हो रही। क्या कहना चाह रहा है, ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती। हमने लोन दिया किसी को तो उसमें प्रिंसिपल भी नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा बच्चों, प्रिंसिपल भी नहीं आ रहा है, और प्रिंसिपल के अलावा जो इंटरेस्ट है वो भी नहीं आ रहा है। तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन परफॉर्मिंग असेट बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन परफॉर्मिंग असेट बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके लिए उत्तरदायी है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसे आसान भाषा में समझें, जो भारतीय लोकल भाषा के न्यूज़पेपर थे उन पर कार्रवाई की गई थी, उनको नुकसान पहुंचा गया, उन्हें रोकने का प्रयास किया गया था। जो भारतीय लोकल भाषाएं थी, क्षेत्रीय भाषाओं के न्यूज़पेपरों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। क्षेत्र भाषीय जो न्यूज़पेपर थे या लोकल लैंग्वेज के जो न्यूज़पेपर थे बच्चों, लोकल न्यूज़पेपर या लोकल क्षेत्रीय भाषीय जो लोकल न्यूज़पेपर थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया। उसको क्या कहा गया, प्रतिबंधित करके इसे क्या कहा गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बोला गया। किसके टाइम पर लगा था, लॉर्ड लिंटन के टाइम पे ये लगता है। ये बात आप लॉर्ड लिंटन के टाइम पे ये कहानी घटित होती है, तो ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आइए, पूर्वी यमुना नहर का निर्माण कब किया गया था। यमुना क्या है, यमुनोत्री से निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर है उससे निकलती है। यमुनोत्री जो ग्लेशियर है उससे निकलती है। गंगा से जो मिलती है बच्चों, ये गंगा से कहाँ मिलती है, प्रयागराज में मिलती है, जैसे त्रिवेणी संगम के नाम से हम लोग जानते हैं। प्रयागराज में मिलती है त्रिवेणी संगम के नाम से, जिसे हम जानते हैं। हाल ही में कुंभ भी लगा है, तो आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज होगी। कुंभ भी यहीं पे हुआ है अभी। त्रिवेणी संगम पर ये इनका क्या होता है, पैचअप होता है, यानी ये मिलती हैं। यमुना जो नदी है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की
सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये बात भी आपको यहाँ से याद रखनी है, ठीक है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसकी लेंथ कितनी है। हाँ, कब निर्माण हुआ था? तो 1830 में हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या कर देंगे? 1830। कंप्यूटर डिस्प्ले का कौन सा भाग किए गए कार्य को प्रदर्शित करता है? कंप्यूटर का मॉनिटर ही तो हमें चीजें दिखाता है। एक तो बिल्कुल बच्चों जैसे बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है हमें, जैसे ये मैं पढ़ा रहा हूँ बोर्ड पर, जिस पे ये सारी चीजों का प्रदर्शन हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मॉनिटर बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? मॉनिटर। तो हमें चीजों का प्रदर्शन जो होता है बच्चों कहाँ पर होता है? मॉनिटर पे होता है। किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण का उत्सर्जन रेडियो एक्टिव पदार्थ से होता है? ये हमसे पूछा गया, तो ये होता है गामा रेशे बच्चों। रेडियो एक्टिव किनसे होता है? गामा रेशे होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आता है वो देखते हैं, आओ। लोसुंग एक पर्व है, वहां कहाँ मनाया जाता है? ये न्यू ईयर फेस्टिवल है, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल भी है, ये न्यू ईयर भी है। हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है लोसुंग, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है लोसुंग। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बच्चों सिक्किम में। मैं आपको एक मैप बना के दिखा रहा हूँ, कुछ न्यू ईयर 3 से 4 राज्यों के आपको न्यू ईयर के फेस्टिवल बताता हूँ। कैसे? ध्यान से देखो। जैसे मैंने इंडिया का मैप आपके सामने ये बना दिया, ठीक है। मैंने कहा ये क्या है बच्चों? जम्मू कश्मीर। ये कहा मैंने लद्दाख। तो नया जो ईयर आता है तो इसमें नवरेह मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? नवरेह मनाया जाता है। जब गुजरात जब आता है तो यहाँ नूतन वर्ष मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है बच्चों? नूतन वर्ष मनाया जाता है, ठीक है। राजस्थान में क्या मनाया जाता है बच्चों? नवरात्रा मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है बच्चों? नवरात्रा मनाया जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र में और गोवा में जो मनाया जाता है उसे बोलते हैं गुड़ी पड़वा। क्या बोलते हैं उसे? गुड़ी पड़वा, ठीक है। अब केरल की तरफ जब चलते, केरल में मनाया जाता है विशु। और उत्तराखंड की तमिलनाडु की तरफ चलते हैं, तमिलनाडु में मनाया जाता है पुथांडु। आंध्र प्रदेश की तरफ चलते हैं तो उगादी, ठीक है। ओडिशा की तरफ चलते हैं तो पाना संक्रांति, ठीक है। अब आगे की तरफ जब चलते हैं, यानी कि मैं आपकी तरफ यहाँ पे से लेके आगे चलता हूँ तो यहाँ पे यूपी आ जाता है। यूपी में नवरात्रा या रामनवमी सेलिब्रेट की जाती है बच्चों। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। अब वो उत्तराखंड की चलते हैं तो यहाँ पे मनाया जाता है विखू। तो ये आपको एक चार्ट याद रखना है जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स है, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। तो आंसर क्लियर हो गया, सिक्किम, ठीक है। आओ, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार डीएनए में पाया जाता है? ठीक है, डीएनए में पाया जाता है किंतु आरएनए में नहीं पाया जाता। साइटोसिन। कौन सा बच्चों? सिटोसिन बोल देते हैं या साइटोसिन बोल देते हैं इसको। आंसर हो जाएगा हमारा ए। स्पाइरस सैफ्रॉन पौधे के किस भाग को प्राप्त किया जाता है? ये कलंक नहीं है, कलक होता है, ये स्टिग्मा जिसको बोला जाता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका डी। निम्न में से कौन एक कपी नहीं है? कपी नहीं है यानी कि लंगूर एक कपी नहीं है, ठीक है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। किससे ग्रस्त व्यक्ति बेलनाकार लेंस का उपयोग करता है? तो एस्टिमेटिज्म यानी कि दृष्टि वैषम्य वाला जो व्यक्ति है बेलनाकार लेंस का उपयोग बच्चों करता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये हमसे पूछा गया। इब्न बतूता एक्चुअली में क्या है? ये आया था, ये मोरक्को से आया था। एक यात्री था, मोरक्को से आया था। मैं देश का नाम बताता हूं पहले, मोरक्को। ये व्यक्ति मोरक्को से आता है। एक्चुअली में से काजी की उपाधि दी जाती है। किसकी उपाधि दी जाती है? काजी यानी कि न्यायाधीश की उपाधि दी जाती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रख। 14वीं सेंचुरी में आता है और किसके टाइम पर आता है? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर आता है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर आता है, यानी कि 14वीं शताब्दी में आता है बच्चों। 14th सेंचुरी जो होती है, 14th सेंचुरी होती है, मोहम्मद बिन तुगलक आता है, मोरक्को आता है। ये बात आप लोग, मोरक्को से आता है। तो कौन आता है, किसके टाइम पर आता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर ये आता है, इब्न बतूता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। देखो, इनकी मृत्यु से लेकर और इनके जन्म से लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र का बोस का जन्म होता है 1897 में कटक ओडिशा के अंदर। कहाँ होता है इनका जन्म? कटक ओडिशा में होता है। ओडिशा में होता है, ठीक है।
ये बात ध्यान रखिएगा। इनके डेथ के बारे में बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी बताई जाती हैं, जिनका ताइवान में जब प्लेन क्रैश हुआ था तो उसके 5 दिन बाद जापान के रेडियो से खबर मिली थी कि सुभाष चंद्र बोस का जो प्लेन है वो क्रैश हो चुका है आफ्टर 5 डेज। तो 5 दिनों के दौरान क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो आज भी एक कॉन्स्पिरेसी बनी हुई है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनी हुई है, जो इसके बारे में आज तक ना तो भारतीय गवर्नमेंट ने कभी क्लियरली कहा, ना ही जापानियन गवर्नमेंट ने कहा। ठीक है, तो ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। इनके बारे में, डेथ के बारे में हमेशा से ही कॉन्स्पिरेसी इनके बारे में रही है। डेथ जो होती है 18 अगस्त 1945 में ताइवान में होती है। ठीक है, 1945 ताइवान प्लेन क्रैश में होती है बच्चों। कहाँ पे इनकी डेथ होती है? ताइवान में होती है और प्लेन क्रैश में हो जाती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना है इसके बारे में। स्वाभिमान स्कीम संबंधित है। स्वाभिमान जो स्कीम संबंधित है ग्रामीण बैंकिंग से संबंधित है। डेडली तरीके से किससे संबंधित है? ग्रामीण बैंकिंग से ये संबंधित है। सूर्य के सबसे बाहरी सतह को क्या कहा जाता है? सूर्य की जो बाहरी सतह होती है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? ये हमसे बच्चों पूछा गया। तो क्या कहा जाता है आप लोग बताओ? तो इसे कहा जाता है कोरोना। इसे क्या कहा जाता है? कोरोना कहा जाता है। इसमें रेडियो एक्टिव होता है, एक कोर होती है, जो सेंटर में होती है उसे कोर बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद रेडियो एक्टिव आता है और बाहर वाले को क्या बोलते हैं? कोरोना बोलते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। वाणसागर परियोजना स्थित है। वाणसागर जो परियोजना स्थित है ये स्थित है सोन नदी पर। सोन नदी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किस नदी पर है बच्चों। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में और इस पर डैम जो बनवाया गया था वो 2006 में बनवाया गया था। सोन नदी है और सोन नदी कहाँ पे है? मतलब कि कहाँ पे है? ये एमपी में है। और ये इस पर जो डैम बनवाया गया था वो डैम कब बनवाया गया था बच्चों? 2006 में बनवाया गया था। इनके बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रख। मानव में हृदय में पाए जाने वाले वाल्व की संख्या कितनी है? 4। आप जैसे कि आप ये लोग वीडियो को देख रहे होंगे, हमारे बॉडी के अंदर एक आवाज़ आ रही है, हम जिसे बोलते हैं दिल धड़कने की आवाज़। दिल धड़कने की आवाज़ क्या? वो जो वाल्व खुलते हैं और बंद होते हैं, खुलते और बंद होने की जो आवाज़ होती है ना, इसको दिल का धड़कना कहते हैं। यानी जो वाल्व जो हमारे आवाज़ कर रहे होते हैं। कितने वाल्व होते हैं? 4 होते हैं। रक्त मतलब रक्त की कमी, एनीमिया ड्यू टू डिफिशियंसी, किसकी कमी से होता है? तो वो लोहे की, आयरन की कमी से होता है, यानी कि फीरम की कमी से हमारे बॉडी में रक्त की कमी हो जाती है बच्चों। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। संतोष ट्रॉफी संबंधित है। संतोष जो ट्रॉफी है वो फुटबॉल से संबंधित है बच्चों। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? जैसे रॉबर्ट्स कप कहा मैंने, डूरंट कप कहा, बेगम हजरत कहा, ये सारे के सारे फुटबॉल से संबंधित। जैसे मैंने कहा बेगम हजरत, मैंने क्या कहा बच्चों आपसे? बेगम हजरत कहा, बेगम हजरत कहा। ठीक है ना, एक मैंने डूरंट कहा, ठीक है ना, एक रॉबर्ट्स कप कहा। तो ये सारे के सारे किससे संबंधित हैं? ये सारे की सारी ये जो ट्रॉफियां हैं वो किससे संबंधित हैं? ये फुटबॉल से संबंधित है। ये बात यहां से आप ध्यान रखिएगा। अलीनगर की संधि हस्ताक्षरित की गई थी। तो अलीनगर की संधि पे जो हस्ताक्षरित किए गए थे 9 फरवरी 1756 में किए गए थे भैया। 9 फरवरी 1756 पे इस पे, सॉरी 1756, 1956 नहीं, 1756 पे, ये 56 में इस पे साइन किए गए। विश्व के प्रथम सूफी सम्मेलन की आगवानी किस शहर ने की थी? पहली बार कोई भी सूफी सम्मेलन जो आयोजन किया गया था वो नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा उसका मतलब प्रारंभ किया गया था वर्ष 2018 में और नई दिल्ली के अंदर। ये बात ध्यान रखना, कब किया गया? नई दिल्ली में प्रारंभ किया जाता है, 2018 में किया जाता है, और जिसके द्वारा इनोग्रेट जो किया जाता है नरेंद्र मोदी के द्वारा ये स्टार्ट किया जाता है। प्राकृतिक रेशे क्या है? तो प्राकृतिक रेशे कॉटन भी होता है, सिल्क भी होता है, वूल भी होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ से डी आंसर हो जाएगा। वरुण एरोन जो हाल ही में खबरों में थे, किस खेल से संबंधित है? तो वरुण एरोन जो है वो किस खेल से संबंधित है? वो क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट की जब बात आती है तो प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है बच्चों? प्लेयर ऑफ द ईयर, प्लेयर ऑफ द ईयर जिस खिलाड़ी को चुना गया वो है बुमराह। ठीक है, जसप्रीत बुमराह भारतीय हैं, इंडिया के हैं, ये हाल ही में इन्हें चुना गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। आईसीसी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है बच्चों? दुबई में है। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1909 में होती है। बीसीसीआई की स्थापना कब होती है? 1928 में होती है। और आपको बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। किस बैंक ने पी सूर्यराज को अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो वो किया धनलक्ष्मी बैंक ने। किसने कार्यकारी नियुक्त किया है? तो वो धनलक्ष्मी बैंक ने किया है बच्चों। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। भारतीय सेना के जवानों की बहादुरी और बलिदान का सम्मान करने के लिए प्रतिवर्ष 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय सेना दिवस 2025 को थीम क्या थी? तो थीम हमसे पूछी गई है, तो समर्थ भारत और सक्षम सेना।
समर्थ भारत और सक्षम सेना थी, यानी समर्थ भारत और सक्षम सेना, बी आंसर इसका हो जाएगा। अब देखते हैं इस मॉक टेस्ट का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। जनवरी 2025 में सिंगापुर द्वारा मानद नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो तरुण दास को सम्मानित बच्चों किया गया। ऐसे करके हमने एनटीपीसी के 40 क्वेश्चनों को सॉल्व किया। आप लोग क्वेश्चन को एनालिसिस करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।